टी-स्टेक में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 9th कक्षा 9वीं गणित और कक्षा 9वीं गणित का क्लास 9th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। मैं आपको बता दूं कि क्लास 9th मैथ्स का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है। मतलब क्लास 9th का अगर मैथ्स को अगर हम पूरा डिटेल में अच्छे से अगर पढ़ते हैं तो क्लास 10th में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। भाई 9th में तो मिलेगी हेल्प, क्योंकि 9th क्लास का मैथ्स है। लेकिन ये जैसे इसका हर एक चैप्टर, अगर हम पहले चैप्टर की ही अगर बात करें तो ये चैप्टर आप भले 11th 12th क्लास पढ़े या उसके आगे भी पढ़े तो हर जगह इसका इंपॉर्टेंस है, हर जगह इसकी जरूरत आपको पड़ने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे, गौर से समझिएगा, प्रॉपर तरीके से आप इसके नोट्स बनाते हुए चलिएगा और आपका ये चैप्टर पूरा बिल्कुल जीरो लेवल से कंप्लीट होने वाला है। सबसे पहली बात तो ये है कि संख्या पद्धति इस चैप्टर का नाम क्यों रखा गया। मैं आपको बता दूं, मैथ्स में कोई भी अगर नाम है तो उसके पीछे कारण होता है। कारण क्या होता है? उसकी जैसे गुण होते हैं उसी के आधार पर नाम रखा जाता है। पहली बात, या तो फिर किसी गणितज्ञ के आधार पर नाम रखा जाता है। कोई भी टॉपिक हो, चाहे कोई भी परिभाषा हो, तो उसको या तो उसकी जो हेडिंग रहेगी वो तो या तो गणितज्ञ के नाम से रहेगी या तो उसके गुणों के आधार पर रहेगी। तो इसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि संख्या पद्धति है क्या मामला। संख्या पद्धति, मुझे एक बात बताइए कि जो संख्याएं है, संख्याएं होती क्या है? संख्याएं होती क्या है? तो आप बोलेंगे कि संख्याओं के बारे में तो हम क्लास फर्स्ट से, जब से हमने एडमिशन लिया तब से हम पढ़ रहे हैं। हमने ये देखा था कि भाई संख्याएं कैसी होती है? धनात्मक होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और इसी प्रकार से अनंत तक कभी संख्याएं खत्म नहीं होती है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको नई नई संख्याएं मिलते जाएगी। जब हमारी कक्षाएं आगे बढ़ी तब हमें पता चला कि नहीं, ये संख्याएं तो ऋणात्मक भी हो सकती है भाई। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और इसी प्रकार से आगे भी संख्याएं ऋणात्मक भी हो सकती है। बिल्कुल पढ़ा हमने। फिर हमने ये देखा कि संख्या तो शून्य भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है शून्य। तो जैसे जैसे हमने आगे की अपनी पढ़ाई की, अब नई नई संख्याएं प्राप्त होते गई। हमें ये पता चला कि संख्याएं तो दशमलव में भी होती है, जैसे 3.5 3.5 7.98332 है ना, 5.234 मतलब संख्याएं दशमलव में भी होती है। बाद में आपको पता चला संख्याएं तो भिन्न के रूप में भी होती है। 3/5 7/11 9/28 संख्याएं भिन्न के भी रूप में हो सकती है, आंसर हर के रूप में भी हो सकती है। कुछ हमें यह भी पता चला कि संख्याएं वर्गमूल में भी होती है, जैसे वर्गमूल 24 वर्गमूल 5 वर्गमूल 3 वर्गमूल 2 वर्गमूल में भी हो सकती है। संख्याओं की घात 1/3 भी हो सकती है, घनमूल में भी हो सकती है। तो ऐसी कई सारी संख्याएं हैं, अलग अलग प्रकार की संख्याएं हो सकती है। तो इन संख्याओं को उसके गुणों के आधार पर अलग अलग विभाजित करना, अलग अलग ग्रुप में रखना, यही तो संख्या पद्धति है। बात समझ में आई? संख्या पद्धति का मतलब यह है कि धनात्मक संख्याओं को क्या बोला जाएगा, ऋणात्मक संख्याओं को क्या बोला जाएगा, जिसमें शून्य को शामिल कर दिया जाए तो क्या बोला जाएगा, ऐसी संख्या रहेगी तो उसको क्या बोला जाएगा, ऐसी संख्या रहेगी तो उसको क्या बोला जाएगा। तो जैसी जैसे संख्याओं के गुण हैं, उन गुणों के आधार पर उसको अलग अलग विभाजित करना ही क्या कहलाता है? संख्या पद्धति कहलाता है। तो ये संख्या पद्धति बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो संख्याओं के अलग अलग प्रकार होते हैं। अब वो प्रकार क्या होते हैं इस बारे में ध्यान से समझना, और बिल्कुल आसान काम है, मैं आपको बता दूं। और जो चीज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो 10th क्लास में भी काम आएगा, 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा, और जीवन भर काम आने वाला है आपको। तो इसलिए बड़े गौर से इस बात को आप समझना, ठीक है ना। सबसे पहली संख्या है प्राकृतिक या प्राकृत संख्या, या जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर्स। फिर से और एक बार, क्या बोला मैंने? प्राकृतिक।
प्राकृतिक या प्राकृत, प्राकृत भी बोला जाता है इसको, प्राकृत, या जिसको नेचुरल नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर्स। ध्यान देना इधर, नेचुरल नंबर्स। ये होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि गणित में चाहे कोई भी शब्द हो, उसकी जो परिभाषा है उसके नाम में छुपी होती है। मतलब कोई भी परिभाषा हो, जिसकी भी परिभाषा है उसके नाम के अंदर ही उसकी परिभाषा छुपी होती है। वो नाम या तो उसके गुणों के आधार पर होता है या तो फिर किसी गणितज्ञ के आधार पर होगा। गणितज्ञ के भी नाम से वो हो सकता है। देखिए ध्यान देना इधर, प्राकृतिक या प्राकृत जो बोल रहे हैं हम, ये है क्या मामला? वैसे प्राकृत किसको बोलते हैं, प्राकृतिक किसको बोलते हैं? जैसे कोई पर्वत है जो प्रकृति ने बनाया है, किसी इंसान ने नहीं बनाया उसको। नदी है, प्रकृति ने बनाई है उसको, किसी ने खोद के नदी थोड़ी बनाई है, ठीक है ना। समंदर है, ये प्राकृतिक है। तो संख्याओं का इससे क्या संबंध है? संख्याएं तो कहीं से खोद के निकाली नहीं है ना, संख्याएं तो खोज की हुई है। प्राकृतिक इसका नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से उपयोग में लाई जाती है, प्राकृतिक रूप से उपयोग में लाई जाती है। जैसे प्राकृतिक रूप से मतलब, ध्यान देना, प्राकृतिक रूप से मतलब मान लिया जाए कि मेरे पास में यहां पर कुछ वस्तुएं हैं, एप्पल है, मुझे इनको गिनना है कितने एप्पल है, तो मैं गिनूंगा 1 2 3 4 5, और मैं आप बोलूंगा यहां पर कि 5 सेव फल है। अगर मैं स्कूल नहीं भी गया या कोई भी अगर पढ़ा लिखा नहीं भी है, वो भी गिन लेगा इसको, है ना। उसको गिनती आती हो या नहीं आती हो, गिन लेगा उसको। वस्तुओं को तो हर कोई गिन सकता है। तो कहने का मतलब ये क्या होती है, प्राकृतिक रूप से उपयोग में लाई जाने वाली संख्याएं है, इसीलिए इसको प्राकृत संख्या कहा जाता है। और ये 1 से प्रारंभ होकर कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। मतलब 1 2 3 4 5 6 और इस प्रकार से आती है। फिर से और एक बार ध्यान देना इधर, जो प्राकृतिक संख्या है उसको n के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्यों n के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? क्यों? क्योंकि ये क्या नेचुरल नंबर है कि नहीं? नेचुरल नंबर का n ले लिया, n के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कहां से प्रारंभ होती है? 1 से प्रारंभ होती है। 1 2 3 4 5 6 और लगातार लगातार चलते जाएगी, कभी खत्म नहीं होगी। एक 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 को प्लस करते जाओ। 6 में 1 को जोड़ दिया 7, 7 में 1 को जोड़ दिया 8, 8 में 1 को जोड़ दिया 9, और ये बढ़ते जाएगी, कभी खत्म नहीं होगी, अनंत तक जाएगी ये, ठीक है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं होती है। मतलब सबसे बड़ी संख्या कितनी बड़ी होती है तो हमें नहीं मालूम। सिर्फ इतनी सी बात आपको याद रखना है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक जाती है। इसको n के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर क्या होता है? होल नंबर क्या होता है? नाम ही बड़ा स्पष्ट है, होल यानी छेद। और छेद कैसा होता है? ये ऐसा होता है कि नहीं, शून्य के जैसा होता है ना छेद, होल। तो इसी से याद रख सकते हैं आप होल। जो हमारे पास में प्राकृत संख्या थी ना, क्या थी? 1 2 3 4 5 6 और डैश डैश डैश, ये क्या थी? प्राकृत संख्या थी। हाँ थी ना प्राकृत संख्या। अच्छा, इसमें अगर मैं शून्य को शामिल कर दूं तो ये बन जाएगा पूर्ण संख्या। क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर, और होल नंबर बोलने के कारण ही इसको W के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। याद रखना, W मतलब होल नंबर बस, N मतलब नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या, W मतलब होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या बस। मुझे एक बात बताइए कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी होगी? पूर्ण संख्या की जरूरत कहां पर है भाई? अगर मान लिया जाए कि मेरे पास में एक डिब्बा है और मैंने आपसे बोला कि इस डिब्बे के अंदर कितनी वस्तुएं रखी है, तो आप क्या बोलेंगे? दिख रही क्या कोई वस्तु? खाली डिब्बा है भाई, खाली डिब्बा है। तो आप बोलेंगे कोई वस्तु नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, इतना बोलना पड़ेगा। या तो आप बोलेंगे कि खाली डिब्बा है, क्या बोलना पड़ेगा? खाली डिब्बा है,
ऐसा बोलना पड़ेगा। लेकिन गणितीय भाषा में कैसा बोलेंगे, तो आप बोलेंगे कि इसके अंदर शून्य वस्तु ये रखी है, तो ये खाली डब्बे को प्रदर्शित करने के लिए ही शून्य की जरूरत पड़ी, और शून्य को अगर प्राकृत संख्या में शामिल कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगी। क्लियर हो गई बात। तो आप इसको नोट करते हुए चलेंगे, बराबर नोट्स बनते हुए जा रहे हैं कि शून्य से अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 और ऐसा अनंत तक। इसको W के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और ये संख्याएं ये होती है, ऐसा आप यहां पर बोल सकते हैं। अब पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है, देखिए ध्यान देना इधर। पूर्णांक नाम ही बड़ा स्पष्ट है, पूर्णांक, पूर्णांक। इसको अगर मैं 2 भाग कर दूं कि तो पूर्ण अंक, ऐसी संख्या है जो पूर्ण अंक के रूप में हो उसको पूर्णांक बोला जाता है। कहने का मतलब दशमलव के रूप में ना हो, भिन्न के रूप में ना हो, कैसी होना चाहिए, पूर्ण पूर्ण पूरी पूरी होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास में ये फ्लावर है, पूरे पूरे है फ्लावर। कैसे है फ्लावर, पूरे पूरे है, आधे अधूरे नहीं है, आधे अधूरे नहीं है। कितने फ्लावर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, पूरे पूरे है। ऐसा आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, 9 और आधा, ऐसा आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, ऐसा आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, पूरा पूरा होना चाहिए। देखिए फिर से और एक बार, पूर्णांक किसको बोला जाता है, पूर्णांक किसको बोला जाता है। पूर्णांक का मतलब ये हो गया, इसको प्रदर्शित किया जाता है आई से या जेड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा, आई या जेड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दोनों में से किसी के भी द्वारा प्रदर्शित करते हैं, आई से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जेड से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये क्या है, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, डैश डैश डैश। मुझे एक बात बताइए, जो संख्या लिखी है वो क्या है, तो आप बोलेंगे प्राकृत संख्या है, 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, तो क्या हो गई, ये प्राकृत संख्या हो गई ना। हाँ, अगर मैंने इसमें शून्य को शामिल कर दिया तो अब क्या बन गई है, पूर्ण संख्या बन गई। और यदि जो प्राकृत संख्या थी मेरे पास में, उसको ऋणात्मक के भी रूप में लिख दिया, जैसे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 और डैश डैश डैश, तो ये सारी संख्या क्या कहलाएगी, पूर्णांक कहलाएगी। पूरी पूरी संख्या कई दशमलव में दिख रही क्या, नहीं, पूरी पूरी संख्या, पूरी पूरी संख्या मतलब पूर्णांक, स्पष्ट है। ठीक है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब ध्यान देना इधर, पूर्णांक जो है ना वो 3 कैटेगरी में अपन अलग अलग कर सकते हैं। देखिए यहां पर आप देखेंगे कि ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक दिखाई दे रहा है, दिखाइए धनात्मक पूर्णांक। ये वाला जो है वो कैसा है, ऋणात्मक पूर्णांक है कि नहीं, ऋणात्मक पूर्णांक, हाँ है ऋणात्मक पूर्णांक। और शून्य को इधर शामिल कर दिया जाए तो शून्य के साथ में धनात्मक पूर्णांक है, शून्य को इधर शामिल कर दिया जाए तो शून्य के साथ में ऋणात्मक है। तो आप इसको 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फिर से समझना इसको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मेरे पास में कुछ इस प्रकार की यहां पर संख्या है, इस प्रकार की संख्या है, मैं इसको 4 भागों में विभाजित कर सकता हूं, 4 भागों में विभाजित कर सकता हूं। कैसे, एक तो बोल सकता हूं मैं कि धनात्मक पूर्णांक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भैया, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। ढूंढो जरा इसमें धनात्मक पूर्णांक कौन से हैं, तो आप बोलेंगे कि ये तो ऋणात्मक पूर्णांक है कि नहीं ऋणात्मक, और ये तो शून्य है। शून्य धनात्मक होता कि ऋणात्मक, तो ये निष्क्रिय होता है, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। धनात्मक यहां से उधर वाले है, ऋणात्मक इधर वाले है, और शून्य क्या है, निष्क्रिय है। ये धनात्मक भी है तो ऋणात्मक भी है, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। देखिए
यहां पर धनात्मक पूर्णांक कौन से हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। कहने का मतलब जो प्राकृत संख्या है ना, जो प्राकृत संख्या है ना, इसी को धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। ये बात याद रखना। जब प्रश्न पूछा जाता धनात्मक पूर्णांक बोला जाता तो मालूम होना चाहिए भैया धनात्मक पूर्णांक किसको बोलते हैं। कई बच्चे बोलते हैं अरे सर हमने तो धनात्मक पूर्णांक पढ़ा है नहीं, कहीं पर बुक में लिखा ही नहीं है धनात्मक पूर्णांक, प्रश्न में तो धनात्मक पूर्णांक आ गया इसलिए हमने क्वेश्चन छोड़ दिया। अरे धनात्मक पूर्णांक कुछ नहीं है भाई, ये यहां से लेके यहां इधर की जो संख्या है वो क्या है? धनात्मक पूर्णांक है बस। अब देखिए ऋणात्मक पूर्णांक क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? ये वाले सारे पूर्णांक जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। जैसे -1 -2 -3 -4 -5 डैश डैश डैश, ये क्या होते हैं? सारे ऋणात्मक पूर्णांक होते। अगला देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट, अधनात्मक पूर्णांक। अधनात्मक पूर्णांक डायरेक्ट आपको इसकी परिभाषा या बुक में डायरेक्ट ऐसा मिलेगा नहीं, लेकिन जब प्रश्न हल करने जाएंगे कि नहीं हम, तो वहां पर इनकी जरूरत पड़ेगी। नाम बड़े स्पष्ट है, देखिए ना, अधनात्मक। अधनात्मक मतलब धनात्मक नहीं होना चाहिए। धनात्मक नहीं होना चाहिए मतलब ये वाले नहीं होना चाहिए। तो फिर आपके पास में क्या बच गए? ये वाले सारे बच गए शून्य को मिला के। आई ना बात समझ में? अधनात्मक मतलब ये धनात्मक वाले नहीं होना चाहिए, यानी कि इसके इधर वाले हो जाएंगे, यानी कि हो जाएगा 0 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 डैश डैश डैश। अब अऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक पूर्णांक। और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? नाम ही बड़ा स्पष्ट है भैया, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, इसको हटा दो, इसको हटा दो, बाकी जो बचे वो अऋणात्मक पूर्णांक हो गए। अऋणात्मक पूर्णांक मतलब 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश। समझ में आ गई बात? ठीक है। कहने का मतलब देखिए कहानियां कितनी बढ़ गई है। अब यहां पर जो पूर्णांक होते हैं वो पूर्णांक 4 प्रकार के होते हैं। इनमें पूर्णांक लगा दो। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक तो धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक अधनात्मक पूर्णांक, मतलब इसमें से इसको हटा दो तो इतना हो जाएगा। एक अऋणात्मक मतलब इसको हटा दो तो यहां से इधर हो जाएगा। और इसको सब नोट करो और याद रखना आप, धनात्मक पूर्णांक का प्राकृत संख्या को ही बोला जाता है। ये बात याद रखना, प्राकृत संख्या को ही बोला जाता है। प्राकृत संख्या को ही धनात्मक पूर्णांक बोला जाता है। आई बात समझ में? और ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या को बोला जाता है। जो पूर्ण संख्या होती है इसी को और ऋणात्मक पूर्णांक बोला जाता है। तो इन संख्याओं के दो नाम हैं, और ऋणात्मक पूर्णांक भी बोल सकते हैं इस संख्या को, और पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गई बात? इसको आप बढ़िया नोट कर लो और अब फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। अब देखिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या क्या है? वे सभी संख्याएं जिन्हें a बटे b के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर b का मान क्या हो? b बराबर से 0 न हो, ऐसा बोल सकते हैं। या तो b इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा भी हम यहां बोल सकते हैं। ठीक है। परिमेय संख्या कहते हैं जैसे 2 बटे 1 4 बटे 1 5 बटे 2, ये सारी क्या है? परिमेय संख्या। मेरे ख्याल से परिमेय संख्या अभी बात समझ में नहीं आई। फिर से और एक बार देखना, परिमेय संख्या किसको बोला जाता है? ध्यान से समझना, परिमेय संख्या किसको बोला जाता है? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कहीं पर भी किसी प्रकार से। आपने भिन्न देखा है? भिन्न देखा है? भिन्न में क्या होता है भाई? ये एक तो अंश होता है,
और एक क्या होता है, हर होता है ना। एक तो क्या होता है, अंश होता है, और एक क्या होता है, हर होता है। और अंश और हर मिलके क्या बन जाता है, भिन्न बन जाता है। अंश में आपकी जो मर्जी हो वो पूर्णांक रख दो। आई बात समझ में? कोई भी पूर्णांक को रख सकते हैं, चाहे धनात्मक हो, चाहे ऋणात्मक हो, चाहे शून्य हो, कोई भी पूर्णांक को रख दो यहां पर। और हर में भी कोई भी पूर्णांक रख दो, कोई भी पूर्णांक रख दो। बस याद रहे कि हर में क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। हर में शून्य नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब हर में भैया शून्य को छोड़कर जो मर्जी हो आपको रख दो। अब ध्यान देना इधर, मैंने क्या बोला, अंश में कोई भी पूर्णांक रख दो, हर में कोई भी पूर्णांक रख दो, जो भी बनेगा वो क्या बनेगी, परिमेय संख्या बन जाएगी। देखना फिर से और एक बार, ये अंश है और ये हर है। अंश में मैंने रख दिया 5, यहां रख दिया 7, हाँ परिमेय संख्या बन गई। मैंने ये अंश है और ये हर है, अंश में रख दिया ऋण 11, हर में रख दिया 3, परिमेय संख्या बन गई। मैंने यहां पर रखा 17 और यहां पर रखा ऋण 5, परिमेय संख्या बन गई। अरे कई सारी अनंत परिमेय संख्या होती है, आपकी जो मर्जी हो वो अंश में रख दो, जो मर्जी हो हर में रख दो, परिमेय संख्या बन जाएगी। देखिए 3 ये भी परिमेय संख्या है। आप बोलेंगे ये तो हर तो है ही नहीं इसमें। अरे हर नहीं है तो क्या हुआ, कुछ नहीं है मतलब नीचे 1 है ना। गणित में पढ़ा है कि नहीं कि जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 तो रहता ही रहता है। देखिए मैंने लिखा यहां पर 0/1, ये भी परिमेय संख्या है। मैंने लिखा 5/0, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्यों? क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि b के जगह शून्य नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, हर के जगह शून्य नहीं होना चाहिए। अगर हर के जगह शून्य आ जाएगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। इस बात को याद रखो, ठीक है ना। और ये बातें जीवन भर याद रखने वाली बातें बता रहा हूं मैं यहां पर, और ये काम आपको हर क्लास में काम आने वाली बात है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनको a/b या p/q बोल सकते हैं हम, p/q कुछ भी लिखो, ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, ठीक है ना। a/b के रूप में नहीं लिख सकते, जहां पर b ≠ 0 ऐसा भी लिखना पड़ेगा। उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। नहीं आई बात समझ में? देखना मैंने क्या बोला, ये अंश है, क्या है, अंश है, और ये क्या है, हर है। अगर हर का मान यहां पर कोई भी पूर्णांक रख दो, आपकी जो मर्जी है वो पूर्णांक रख दो, और यहां पर भी जो मर्जी हो पूर्णांक रख दो, ठीक है। बस याद रहे कि शून्य नहीं रख सकते, हर में अंश में रख सकते। तो ये जो बनेगी संख्या, ये क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। और जिनको ऐसे रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं हो जाएगी। जिनको ऐसे नहीं लिखा जा सकता है वो सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी। जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, डेश डेश डेश, ये अपरिमेय संख्या है। अब आप बोलेंगे इसको भी मैं लिख सकता हूं, कैसा लिख सकता हूं, p/q के रूप में। देखिए वर्गमूल 2 है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं ना, वर्गमूल 2/1 लिख सकते कि नहीं। तो लिख तो दिया मैंने भिन्न के रूप में, तो फिर तो ये परिमेय ना, अपरिमेय संख्या क्यों बोल रहे हैं हम इसको। हमने गलती की है। क्या गलती की है, मैंने क्या बोला, यहां पर कोई भी पूर्णांक रख सकते हैं, पूर्णांक रख सकते हैं आप, यहां पर कोई भी पूर्णांक रख सकते हैं और यहां पर भी पूर्णांक रख सकते हैं। मुझे एक बात बताओ कि ये पूर्णांक है क्या, नहीं है ना, पूर्णांक है क्या, पूर्णांक
अरे पूरा पूरा अंक है क्या, पूरी पूरी संख्या है क्या? नहीं है, ये दशमलव वाली संख्या है। वर्गमूल 2 का अगर मान निकालेंगे तो आपको दशमलव में संख्या मिलेगी 1.141, ऐसी संख्या मिलेगी। आप कैलकुलेटर से निकाल के देखना वर्गमूल 2 का मान, तो 1.141 ऐसा कुछ आने वाला है। तो ये पूरी पूरी संख्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है ये, इसीलिए अपरिमेय संख्या होगी। बात क्लियर है? अच्छा, पाई का जो मान है ना, पाई भी जो होता है वो अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में आता है। अब आप बोलेंगे कि बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं, पाई का मान तो 22/7 होता है, ये तो परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि अंश और हर में पूर्णांक लिखे हुए हैं, लिखेगी ना, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो ये तो परिमेय संख्या हो गई। फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि यहां पर पाई अपरिमेय संख्या है? एक्चुअल पाई का मान 22/7 होता ही नहीं है, ये लगभग मान होता है, लगभग मान होता है। ये मान सही नहीं है, ये लगभग सही है, लगभग सही है। तो इसीलिए जब पाई का मान निकाला जाता है तो दशमलव में आता है और वो कभी अशांत रहता है, उसके बारे में अपन ज़्यादा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और भी कुछ अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन 9th क्लास के हिसाब से इतना ही आपको याद रखना है। कहने का मतलब वर्गमूल 4 ये भी अपरिमेय संख्या होगी, होगी कि नहीं होगी? वर्गमूल 4 अपरिमेय संख्या होगी क्या? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखिए 4 को 2 गुणित 2 लिख सकते हैं। आपको मालूम है कि वर्गमूल के अंदर जोड़ी बन गई तो ये क्या होता है, बाहर निकल जाता है, इसका मतलब 2 हो जाता है। यानी कि वर्गमूल 4 का मान कितना होता है? 2 होता है। और 2 क्या है? परिमेय संख्या है। कहने का मतलब वर्गमूल में ऐसी संख्याएं जो क्या हो, वर्गमूल के बाहर, यानी कि वर्गमूल खत्म हो जाए तो अपरिमेय संख्या नहीं होगी, वो क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। ध्यान देना इधर, वर्गमूल 16 परिमेय है कि अपरिमेय है? तो आप बोलेंगे कि अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल क्या होता है? 4 होता है। 4 चौक 16 होता है कि नहीं? 4 का 4 में गुना करेंगे तो 16 होगा, तो इसका मान इतना होता है, तो इसका वर्गमूल गायब हो गया कि नहीं? इसलिए परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय नहीं होगी, ठीक है ना। बस इतनी बात याद रखना है। चलिए आप नोट करते हुए जाना बराबर, ठीक। फिर उसके बाद में अभी मैं रिवाइज भी करूंगा, सारी बातें रिवीजन भी यहां पर करने वाला हूं, ठीक है। हाँ, अब आई बात सम संख्याएं। अब आई बात काय पर? सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती है, सम संख्याएं कहलाती है। सम संख्या कहलाती है जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डेश डेश डेश, मतलब 2 के पहाड़े में जितनी भी संख्याएं आएगी ना, सारी की सारी संख्या सम संख्या कहलाएगी। ये तो छोटी छोटी संख्या है, फटाफट पहचान लेंगे हम सम संख्या है या नहीं है। अगर मान लिया जाए 8, 9, 3, 7, 3, 2, 1, 8, 4, 5, 2, ये सम संख्या है या नहीं है, हमें चेक करना है। कितनी बड़ी संख्या है? अब ये 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी? इतनी बड़ी संख्या सम संख्या है या विषम संख्या है, ये चेक करना है हमें। तो 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो 2 से भाग देके देखना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो इतनी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। कोई भी संख्या हो, चाहे कितनी भी बड़ी हो, इसका केवल इकाई का अंक चेक करो, इकाई का अंक, केवल इकाई का अंक। अगर इकाई के अंक को 2 से विभाजित कर सकते हैं हम, 2 के पहाड़े में अगर ये अंक आता है तो सम संख्या। देखिए यहां पर क्या क्या आएगा, या तो 0 आता है, या 2, 4, 6 या 8। इकाई का अंक अगर 0 या 2 या 4 या 6 या 8 है तो पूरी जो ये संख्या दिखाई दे रही है वो सम संख्या होगी। आई बात समझ में? तो सम संख्या क्या होती है? ऐसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो सकती है,
उसको क्या बोला जाएगा? सम संख्या कहा जाएगा। और विषम संख्या क्या होगी भाई? विषम संख्या क्या होगी? ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो सकती है, विषम संख्या होगी। देखना आप, मजेदार बात, मैं गिनती लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसी प्रकार से आगे भी। बड़ा सिंपल सा मामला है, बड़ा सिंपल सा मामला है। 2 सम संख्या है, 4 भी सम संख्या, एक एक को छोड़कर देखिए, एक एक को छोड़कर। अगर प्राकृत संख्याओं की बात करेंगे तो आधी सम संख्या है और आधी विषम संख्या है। जो लाल गोले लगाए मैंने, ये क्या है? सम संख्या, एक एक छोड़ छोड़ के सम संख्या है। और ये जो बची है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये 2 से विभाजित नहीं होती है। ये वाली संख्या होती क्या? नहीं होती। तो ये वाली विषम संख्या है। बिल्कुल आसान काम है। सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण तरीके से विभाजित हो सकती है, और विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो सकती है, तो उसको विषम संख्या कहेंगे। बिल्कुल सिंपल है। 2 का भाग देके देख लो, भाग चला गया पूरी तरीके से तो सम संख्या, नहीं गया तो विषम संख्या, बस। अब मजेदार बात है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स बोलते हैं इसको। क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या, नाम ही क्लियर है ना, अभाज्य। अभाज्य, अभाज्य मतलब, अभाज्य का मतलब, नाम मैंने बताया, जैसा नाम वैसा ही काम। अभाज्य का मतलब जो विभाजित नहीं होता है उसको अभाज्य बोला जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा काम है, क्लियर है? अभाज्य का मतलब ऐसी संख्याएं जो किसी से विभाजित ना हो। बड़ी अजीब सी बात हो गई, किसी से विभाजित ना हो, ऐसी तो कोई संख्या ही नहीं है जो किसी से विभाजित ना हो। जैसे मान लिया जाए 5 है, 5 को तो 1 से विभाजित कर सकते हैं हम, 1 5 5, और घटाया तो 0, 1 से विभाजित हो गई। 5 को 5 से भी विभाजित कर सकते हैं, 5 का 5 और बच गया 0। जो संख्या 5 है उसको तो 1 भी विभाजित कर सकती है। इसको कौन कौन विभाजित कर सकती है? 1 कर सकती है विभाजित और 5 कर सकती है। अगर मेरे पास 11 है तो इसको भी 1 विभाजित कर सकती है और 11 भी विभाजित कर सकती है। 7 है तो 7 को 1 भी विभाजित कर सकती है और 7 भी कर सकती है विभाजित। कहने का मतलब ऐसी संख्या जिसको 1 विभाजित कर सकती है और स्वयं जो संख्या है वही की वही विभाजित कर सकती है। ऐसी संख्या जिसको केवल 1 विभाजित कर सकती है और स्वयं विभाजित कर सकती है। स्वयं मतलब 5 है तो 5 ही विभाजित कर सकती है। ऐसी संख्या जिसको केवल 1 विभाजित कर सकता है और स्वयं ही विभाजित कर सकता है, इसके अलावा कोई भी विभाजित नहीं कर सकता। जैसे देखना, जैसे मान लिया जाए 25 है, 25 को कौन कौन विभाजित कर सकता है? 1 भी कर सकता है, स्वयं भी कर सकता है 25, और 5 भी कर सकता है। ये अभाज्य हुई क्या? नहीं। केवल 1 और 25 ही विभाजित कर सके, उसके अलावा और कोई उसको विभाजित नहीं कर सके। भाई ये 1 के भी पहाड़े में आता है, 25 में भी आता है और 5 के भी पहाड़े में आता है, तो ये अभाज्य नहीं हुई, ये क्या हुई? भाज्य हुई। आई बात समझ में? तो अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? ऐसी संख्या जो खुद और 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए, न हो, विभाजित न हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और डेज डेज डेज। देखिए 2 को कौन कौन विभाजित कर सकता है? केवल 1 कर सकता है और 2 कर सकता है, बस, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। 3 को 1 और 3, 1 और 3, 5 को 1 और 5, है ना, 7 को 1 और 7, 11 को 1 और 11, बस, इसके अलावा कोई भी विभाजित नहीं कर सकता इन संख्याओं को।
ऐसी आगे भी आएगी। तो ये संख्याएं क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। ऐसी संख्याएं जो खुद और एक के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित न हो, ऐसा कर देना, इसको थोड़ा सा सुधार लेना है, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। बस ऐसा हम यहां पर बोल देंगे। अब अगला देखिए, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या किसको बोलेंगे? ऐसी संख्याएं जो खुद व एक के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लिया जाए 8 है, मुझे एक बात बताओ, इसको कौन कौन विभाजित कर सकता है? 1 कर सकता है, हाँ। स्वयं भी कर सकता है, हाँ। 2 से भी विभाजित हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है। 4 से भी विभाजित हो सकती है। भाई 1 और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से भी विभाजित हो रही है, तो ये क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी, फिर अभाज्य नहीं कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। क्लियर? चलिए, तो नोट करो, एग्जाम्पल लिखो, नोट्स बनाते हुए चलो और इसको रिवाइज करो, ठीक है ना। बाकी मैं अभी ये पूरा एक बार परिभाषा हो जाए, फिर उसके बाद में बिल्कुल आसान कर दूंगा, उसकी टेक्निक बताऊंगा मैं, ठीक है ना, याद रखने की टेक्निक भी बताऊंगा। सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होगी? मैंने बोला नाम में ही उसकी मीनिंग छुपी हुई है। सह यानी कि साथ साथ, यानी कि कम से कम 2 संख्याओं की बात की जा रही। सह अभाज्य, ऐसी 2 संख्याएं, जैसे मान लिया जाए मेरे पास में 8 है और 13 है, 2 संख्याएं। ऐसी 2 संख्याएं जो किसी से भी विभाजित नहीं हो सकती है एक साथ, मतलब दोनों एक साथ किससे विभाजित हो सकती? केवल 1 से हो सकती है, 1 के अलावा किसी से भी विभाजित नहीं हो सकती। हो सकती क्या? आप बोलेंगे नहीं ये तो 2 से हो रही है। अरे ऐसा नहीं, दोनों संख्या एक साथ किससे विभाजित हो सकती है? 2 से ये होगी लेकिन ये नहीं होगी, 13 से ये होगी तो ये नहीं होगी, ये 8 से होगी तो ये नहीं होगी। आई बात समझ में? मतलब ऐसी 2 संख्याएं जो 1 के अलावा किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, तो उसको बोला जाएगा सह अभाज्य संख्या। नाम बड़ा स्पष्ट है, देखिए परिभाषा रटना नहीं है, बस केवल ये जो नाम है ना, नाम को ही ध्यान से इसी को तोड़ो। सह यानी साथ साथ, यानी कि कम से कम 2। सह अभाज्य मतलब किसी से विभाजित नहीं हो रही है, दोनों एक साथ किसी से विभाजित नहीं हो रही है 1 के अलावा। या तो एक तरीका ये भी है, दोनों का अगर HCF यानी कि महत्तम समापवर्त्य, MSP यानी MSP भी बोल सकते हैं इसको, महत्तम समापवर्त्य भी बोल सकते हैं। तो अगर ये 1 है, 1 क्यों होगा? क्योंकि 1 से तो विभाजित हो रही है, तो ये संख्या क्या कहलाएगी? सह अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। ठीक है, क्लियर? क्लियर हो गई बात? जैसे 2 और 3, 3 और 4, 5 और 9, ये सह अभाज्य संख्या। 5 और 9, 5 और 9 किसी से विभाजित हो रही क्या एक साथ? नहीं हो रही। ऐसा पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, अरे नाम ही क्लियर है, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब जो पहले आएगी उस संख्या को बोला जाएगा पूर्ववर्ती। जैसे मान लिया जाए 35 है, 35 के पहले कौन आएगा? तो आप बोलेंगे 34 है, तो 35 का पूर्ववर्ती 34 होगा। जैसे 87 है, 87 में से 1 कम कर दिया जाए कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा। तो 87 का पूर्ववर्ती कौन है? 86 है। 1 कम कर दिया जाए, देखिए किसी भी संख्या के पूर्व में अर्थात पहले आने वाली संख्या उस मूल संख्या का पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। किसी संख्या में से 1 को घटा दिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। जैसे मान लिया जाए 25 है, 25 का पूर्ववर्ती कौन होगा? तो इससे पहले कौन आता है?
24 आता है, तो 24 25 का पूर्ववर्ती होगा। 24 का पूर्ववर्ती कौन होगा? तो 23 होगा। एक कम कर दिया तो ये हो गया। इसकी गणना दी गई संख्या में एक घटाकर की जाती है, यानी कि 1015 का की पूर्ववर्ती संख्या 1014 है। कोई भी संख्या 1015 है, इसमें से एक घटा दो तो 1014 हो जाएगा, तो इसकी पूर्ववर्ती हो जाएगी। आ गई बात समझ में? पूर्ववर्ती और परवर्ती, ठीक है। अब परवर्ती, परवर्ती मतलब बाद में, परवर्ती मतलब बाद में। किसी संख्या के बाद आने वाली संख्या उस मूल संख्या की परवर्ती संख्या कहलाती है। इसकी गणना दी गई संख्या में से एक जोड़कर की जाती है। जैसे यह ऐसा लिखते हैं, यहां पर ये गड़बड़ कर दिया, 1015 की परवर्ती, परवर्ती संख्या क्या हो जाएगी? परवर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 1016 हो जाएगी। आ गई बात समझ में? 1015 में एक को जोड़ दिया जाए तो उसका परवर्ती क्या हो जाएगा? 1016 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? पूर्ववर्ती मतलब एक घटा दिया जाए तो पूर्ववर्ती मिल जाएगा। परवर्ती मतलब बाद में एक जोड़ दिया जाए तो परवर्ती मिल जाएगा। अब यहां पर ध्यान देना, हमने अभी तक क्या पढ़ा? ध्यान देना इधर, अभी तक हमने क्या पढ़ा? इस बात को ध्यान से देखो। अभी तक हमने ये देखा, मैं एक संख्या रेखा बना रहा हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को ध्यान से समझना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से समझना, इस बात को ध्यान से समझना, और बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है। मैं जितनी भी बातें अभी तक पढ़ी है वो सारी बातें अब यहां पर रिवीजन होने वाला है, बस अब इस बात को ध्यान देना। ये जो मैंने रेखा खींची है ना, ये है संख्या रेखा। क्या है? कौन सी रेखा है? संख्या रेखा है। कौन सी रेखा है? संख्या रेखा, संख्या रेखा। संख्या रेखा क्यों बोल रहे इसको? संख्या रेखा इसलिए बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि इस रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है। कैसे प्रदर्शित किया जाता है? जैसे मैंने क्या किया, यहां पर शून्य लिख दिया और समान दूरी पर मैं इस प्रकार से, समान दूरी पर इस प्रकार से चिन्ह बना देता हूं। ध्यान से समझना आप बात को और ध्यान रखना। शून्य में एक को जोड़ दिया तो एक आ जाएगा, दो को जोड़ दिया, एक को जोड़ा तो दो, और एक एक को जोड़ते जाएंगे 3 4 5 6 और ऐसा आते जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, आते जाएगा, अंत तक चलते जाएगा। अब ध्यान देना, मैं जो यहां पर बात बता रहा हूं इस आधार पर पूरी एक्सरसाइज बनने वाली है आपकी। देखना, इधर की ओर चलेंगे तो ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6 और डैश डैश डैश, इस प्रकार से चलते जाएगा। ठीक है, ये बन गई हमारे पास में क्या? संख्या रेखा बन गई ना। ठीक है, अब इस संख्या रेखा में ये जो दिखाई दे रहा ना, कौन सा? ये जो दिखाई दे रहा आपको यहां पर, ये वाला, ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है ये वाली संख्या कहलाती है प्राकृत संख्या। क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। जो दिख रही है वो तो कैसे प्रदर्शित किया जाता है? n के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मतलब प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक, ये प्राकृत संख्या कहलाती है। अच्छा, अब अगर मैं इसमें शून्य को शामिल कर दूं, अगर मैं इसमें शून्य को शामिल कर दूं, जैसे मान लिया जाए कि ये जो संख्या थी इसी में मैं शून्य को शामिल कर देता हूं। ठीक है, ध्यान से समझना, इसमें मैं शून्य को शामिल कर देता हूं। मतलब ये सफेद गोला है ना, सफेद गोला, सफेद गोले के अंदर की जो संख्या है वो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याओं को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? W से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, अब ध्यान देना, इधर मैं ये पूरा एक गोले में ले लेता हूं, पूरा कंप्लीट, पूरा एक गोले में ले लेता हूं, ये वाला। तो ये सारी की सारी संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्णांक।
और आपको मालूम है पूर्णांक को जेड के द्वारा या आई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मेरे ख्याल से इतनी बातें समझ में आ गई होगी। इसके अलावा देखिए प्राकृत संख्या 1 से शुरू होके इधर उसमें शून्य को शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाएगी, और ऋणात्मक संख्या को भी शामिल कर दिया जाए तो पूर्णांक बन जाएगी। क्लियर ना? अब बची हमारे पास में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कहाँ है? तो कोई भी संख्या जो अभी दिखाई नहीं दे रही इसके बीच में, जैसे इसके और इसके बीच में कई सारी परिमेय और कई सारी अपरिमेय संख्याएं होती है, वो अपन अलग अलग एक्सरसाइज में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? इनके बीच में कई सारी अपरिमेय भी संख्या होती है और कई सारी परिमेय संख्या भी होती है। ठीक, तो आपको जो अभी दिखाई दे रही है वो प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है और पूर्णांक है, जो अभी मैंने यहां पर लिखी है। और जो नहीं दिखाई दे रही है वो क्या है? परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है। और जो दिख रही है भी परिमेय है। देखना फिर से और एक बार, जो दिखाई दे रही है वो परिमेय भी है और इनके बीच में भी बहुत सारी परिमेय संख्या है और अपरिमेय भी संख्या है। ठीक है ना? बात क्लियर है? नहीं है कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन अगर है भी अभी क्लियर होने वाला है। ध्यान देना, इधर ध्यान देना। मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा हम यहां पर समझते हैं। मुझे एक बात बताइए कि आप कहाँ रहते हैं? ये बात बताइए, कहाँ रहते हैं? सपोज करें कि आप बिहार में रहते हैं, एक एग्जाम्पल मान लिया जाए, बिहार में रहते हैं। ठीक है? और बिहार के किसी गांव में रहते हैं और उस गांव का नाम है कबीर टोला। क्या नाम है? कबीर टोला नाम है। आप कहाँ रहते? कबीर टोला में रहते हैं। ठीक है? कबीर टोला जो है वो कहाँ पर स्थित है? क्यों? कबीर टोला जो है वो कहाँ पर स्थित है? कबीर टोला कहाँ पर स्थित है भाई? कबीर टोला जो है वो पटना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ध्यान देना, इधर बात को ध्यान से समझना। कहाँ पर स्थित है? पटना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। पटना डिस्ट्रिक्ट में, पटना। क्लियर हो गई बात? ये जो पटना है वो कहां पर स्थित है? ये कहां पर स्थित है पटना? तो आप बोलेंगे कि पटना जो है वो कहां पर है? बिहार में है। कहां पर है? बिहार में है। अच्छा, और जो बिहार है वो बिहार कहां पर स्थित है? तो आप बोलेंगे कि ये जो बिहार है वो बिहार कहां पर स्थित है भाई? तो आप बोलेंगे कि ये बिहार जो है वो भारत में स्थित है। कहां पर स्थित है? भारत में स्थित है। इस बात को ध्यान से समझना, बहुत मजेदार चीजें बताने वाला हूं मैं और पूरी एक्सरसाइज इसी आधार पर आपकी बन जाएगी। ये कहां पर स्थित है? भारत में स्थित है। और इसी प्रकार से एक पाकिस्तान भी है। क्या है? पाकिस्तान भी है। कोई दूसरा देश है पाकिस्तान? ठीक है? अब पाकिस्तान कहां पर स्थित है भाई? तो आप बोलेंगे कि पाकिस्तान भी और भारत भी कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? ये एशिया में स्थित है। एशिया में है ना दोनों? हाँ, दोनों एशिया में है ना। देखिए एक मिनट, दोनों कहां पर स्थित है? दोनों कहां पर स्थित है? एशिया में स्थित है। और जो ये पाकिस्तान था हमारे पास में, पाकिस्तान यहां पर था। ठीक है? अब बात को ध्यान देना। और ये सारे का सारा पाकिस्तान भी और ये सारा की सारा कहां पर है? एशिया में स्थित है। कहां पर है? एशिया में स्थित है। मुझे एक बात बताओ, क्या कबीर टोला में रहने वाला व्यक्ति पटना में रहता है क्या? अगर कबीर टोला वाला व्यक्ति है, कोई मान लिया जाए कि आप कबीर टोला में रहते हैं, आपसे मैं बोलूं कि क्या आप पटना डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं? तो बोलेंगे हाँ पटना डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। क्या कबीर टोला वाला व्यक्ति बिहार में रहता है क्या? हाँ बिहार में ही तो है कबीर टोला। तो यहां पर रहने वाला हर व्यक्ति पटना में रहता है, यहां पर रहने वाला हर व्यक्ति बिहार में रहता है, यहां पर हर व्यक्ति भारत में रहता है। भारत में ही तो है कबीर टोला।
यहाँ पर रहने वाला हर व्यक्ति एशिया में रहता है। इस बात को समझो जरा ध्यान से, और इसी आधार पर आपकी पूरी एक्सरसाइज बनने वाली है अगली। ध्यान देना इधर, मतलब आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर रहने वाले सारे व्यक्ति क्या है, एक मिनट, यहाँ पर रहने वाले सारे व्यक्ति क्या होते हैं, ध्यान देना इधर। हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि कबीर टोला में रहने वाले हर व्यक्ति पटना डिस्ट्रिक्ट में रहता है, यहाँ वाला हर व्यक्ति बिहार में रहता है, यहाँ वाला हर व्यक्ति भारत में रहता है, यहाँ का हर व्यक्ति एशिया में रहता है। लेकिन यहाँ पर रहने वाला पाकिस्तान में रहता है क्या? पाकिस्तान में नहीं रहता है। कहने का मतलब, अच्छा ये बताइए, पटना में रहने वाला हर व्यक्ति कबीर टोला में रहता क्या? नहीं, कुछ व्यक्ति रहते हैं पटना में रहने वाले, कुछ व्यक्ति कबीर टोला में रहते हैं, क्योंकि कबीर टोला भी तो पटना में ही है, सारे व्यक्ति थोड़े रहते कबीर टोला में। बिहार में रहने वाला हर व्यक्ति पटना में रहता क्या? नहीं, बिहार में तो बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट है, तो बिहार में रहने वाला हर व्यक्ति पटना में रहता क्या? नहीं रहता। बिहार में रहने वाला हर व्यक्ति कबीर टोला में रहता क्या? नहीं रहता। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति बिहार में रहता क्या? तो नहीं। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति पटना में रहता क्या? तो नहीं। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति कबीर टोला में रहता क्या? तो नहीं। तो सेम काम यहीं पर आपको यहाँ पर समझना है। देखना, ध्यान देना इधर। हमारे पास में यहाँ पर जो सिचुएशन बन रही है, कैसी सिचुएशन बन रही है, इस बात को आप देखिए, ठीक है, और यहीं पर आपको बात समझ में आने वाली है। देखिए, इसी आधार पर हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। देखना, ध्यान देना इधर। यहां पर है प्राकृत संख्या, ये है पूर्ण संख्या, ये है पूर्णांक, और ये है परिमेय संख्या, और ये है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या IR से इसको प्रदर्शित किया जाता है, और ये है वास्तविक संख्या, जिसको बोला जाता है रियल नंबर। याद रहेगा, ये क्या है? प्राकृत संख्या लिख भी देता हूं मैं, प्राकृत संख्या। ये है पूर्ण संख्या, ये क्या है? पूर्णांक। ये है परिमेय, और ये है अपरिमेय, और ये है वास्तविक संख्या। अब ध्यान देना इधर। जिस प्रकार से कबीर टोला में रहने वाला हर व्यक्ति पटना में भी रहता है, बिहार में भी रहता है, भारत में भी रहता है, एशिया में भी रहता है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं रहता, सेम इसी प्रकार से सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक भी होती है, सभी प्राकृत संख्या परिमेय भी होती है, सभी प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या भी होती है, लेकिन सभी प्राकृत संख्या, कोई भी प्राकृत संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ये तो भैया अलग ही है, पाकिस्तान जैसा, ठीक है ना। अब देखना, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, सभी पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। होती है क्या? इसमें शून्य आता है, इसमें शून्य शामिल नहीं होता है। सेम ऐसे ही सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकती है, सभी पूर्णांक वास्तविक संख्या हो सकती है, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। सेम ऐसे ही परिमेय संख्या ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती है, लेकिन ये हो सकती है। कोई भी प्राकृत संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है, कोई भी पूर्ण संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है, सभी पूर्णांक अपरिमेय संख्या नहीं होती है, परिमेय संख्या भी अपरिमेय संख्या नहीं होती है। जैसे कबीर टोला में रहने वाला व्यक्ति पाकिस्तान में नहीं रहता है, पटना वाला भी पाकिस्तान में नहीं रहता है, बिहार वाला भी नहीं रहता है, ये नहीं रहता है, ये अलग है और ये अलग है। लेकिन पाकिस्तान में रहने वाला सब व्यक्ति एशिया में रहता है। सेम इसी प्रकार से अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। तो ये होती है संख्या पद्धति। हमने बिल्कुल इसको सारांश में पढ़ा, और जितनी बातें हमने यहाँ पर की है, इस बातों को आपको नोट करते हुए चलना है, और इसी आधार पर अब आगे की प्रश्नावली बनने वाली है। तो हम पहले इसके उदाहरण देखते हैं, और फिर उदाहरण के बाद फिर प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को हल करेंगे। हर एक प्रश्न को हल करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप उसको गौर से देखिएगा, बिल्कुल आसान है, और जब आप थोड़ा सा एक बार समझ लेंगे, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो जीवन भर याद रहने वाली बातें हैं,
ठीक है, तो देखते हैं हम इसके प्रश्नावली के उदाहरण।